अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अक्सर लोगों को तो होता है लेकिन वो शर्म की वजह से किसी के साथ डिस्कस ही नहीं कर सकते। उसी को हम मेडिकल में हेमराइड्स कहते हैं, इंग्लिश में उसको पाइल्स और उर्दू में उसको बवासीर कहते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बवासीर होती क्या है, ये क्यों होते हैं, किन लोगों में इसका ख़तरा ज़्यादा होता है, इसके अलामात क्या होते हैं और हमारे पास इलाज के कौन कौन से तरीके इसके लिए अवेलेबल है। और आखिर में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन पर अमल करके आप इस मसले से बच सकते हो। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले बवासीर है क्या। असल में जो बड़े पेशाब की जगह होती है वहाँ पर कुछ खून ले जाने वाले रगे होती है जिनको हम वैंस कहते हैं। ठीक है, वो हर किसी में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर वो स्वोलन हो जाए, मतलब उसमें सोजश हो जाए या वो फूल जाए और बाहर की तरफ आना शुरू कर दे तो फिर वो बवासीर बन जाते हैं। लिहाजा ये नॉर्मल खून की रगी होती है बवासीर, और फिर वो जब बढ़ जाती है या फूल जाती है तो फिर वो बवासीर बन जाती है। अब सवाल ये है कि ये क्यों फूलती है, इससे बवासीर क्यों बनते हैं। तो इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स है। अगर वो बंदे में हो तो फिर उसका बवासीर ज़्यादा होने का ज़्यादा खतरा चांस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी का क्रॉनिक कंस्टिपेशन हो, मतलब उसका पेट हर वक्त सख्त रहता हो, तो फिर उसमें चांस है, क्योंकि जब पेट सख्त हो तो वो ज़ोर ज़्यादा लगाए। जब ज़ोर ज़्यादा लगेगा तो बड़े पेशाब की जगह पे जो रगे होती है उन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। जब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो जाहिर बात है उधर सूजन भी होगी, वो जगह फूलेगी भी और वहाँ पर बवासीर बनेंगे फिर। ठीक है, तो सबसे कॉमन काज तो इसके लिए हो गई क्रॉनिक कंस्टिपेशन। जो दूसरे नंबर पर है वो है लो फाइबर डाइट। अगर कोई बंदा है जो ऐसी खुराक ले रहा है जिसमें फाइबर है ही नहीं, जैसे कि वो सब्जियाँ नहीं खा रहा, वो फल नहीं खा रहा, ठीक है, तो उसके जिस्म में, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास फाइबर्स की कमी आएगी। और जब फाइबर्स कम होंगे तो भी कंस्टिपेशन होगी उसको, और वेंस पर प्रेशर बढ़ेगी और बवासीर बनेंगे। ठीक है, तो दूसरी काज हो गई लो फाइबर डाइट। जो तीसरे नंबर पर काज है वो है अगर किसी का वेट ज़्यादा हो, तो ज़्यादा वेट होने की वजह से भी इसका ख़तरा बढ़ सकता है। जो चौथी नंबर पर है वो है प्रेगनेंसी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो औरत के यूट्रस में जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसका प्रेशर भी बड़े पेशाब, मतलब उसकी जगह पर पड़ता है। जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो भी वेंस बाहर आ जाते हैं और डायलेट हो जाते हैं और उसी से हेमराइड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो चौथी वजह ये हो गई। पाँचवें नंबर पर हमारे पास है हैवी वेट लिफ्टिंग। अगर कोई बंदा है जो हैवी वेट लिफ्टर है, मतलब भारी चीज़ें उठाता है, या अगर कोई मज़दूर है, मज़दूरी की वजह से भारी चीज़ें उठाता है, तो उसकी वजह से भी इस पर प्रेशर पड़ता है और ये वेंस बाहर निकल आते हैं और बवासीर बन जाते हैं। ठीक है, या अगर एक बंदा है जो टॉयलेट में वक्त बहुत गुजारता है, मतलब जाके कमोड पर बैठ गया और फिर बैठा रहता है, तो उसकी वजह से भी बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए इस पर प्रेशर पड़ा रहता है। जब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो भी ये वेंस बाहर आएंगी और बवासीर बनेंगे। तो ये कुछ वजूहात है जिनकी वजह से ये वेंस बढ़ जाते हैं और इनसे बवासीर बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि ये बवासीर हमारे पास जैसे लोगों में मशहूर है ना कि दो किस्म के होते हैं, एक को हम खूनी बवासीर कहते हैं, दूसरे को बादी बवासीर कहते हैं। तो ऐसी क्लासिफिकेशन मेडिकल में भी है। मेडिकल में हमारे पास इसके दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमराइड्स, दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल हेमराइड्स। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि जो बड़े पेशाब की बाहर वाली जगह है, जो तो उधर जो होंगे उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक है, और जो बड़े पेशाब की जगह के अंदर होते हैं उसको हम इंटरनल हेमराइड्स कहते हैं। ठीक है, अब जो इंटरनल हेमराइड्स है उसकी ये खसूसियत है कि वो ब्लीड करती है, मतलब उससे खून निकलता है लेकिन उधर दर्द ज़्यादा नहीं होता, न खारिश होती है, सिर्फ खून उससे निकलता है, इसलिए लोग उसको खूनी बवासीर भी कहते हैं। ठीक है, और जो बाहर वाले होते हैं जो एक्सटर्नल हेमराइड्स है उससे खून ज़्यादा नहीं निकलता लेकिन वहाँ पर पेन ज़्यादा होता है और खारिश ज़्यादा होती है, इसलिए उसको बादी बवासीर अक्सर लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके दो टाइप्स होते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि पेशेंट को तकलीफ़ क्या होगी इससे, अगर किसी को बवासीर का मसला हो तो उस पेशेंट को तकलीफ़ क्या होगी। उस बंदे को सबसे पहले ये है कि ब्लीडिंग पीआर, मतलब बड़े पेशाब की जगह से खून का आना, उसको ये तकलीफ़ होगी, उसके बड़े पेशाब में खून आएगा। या अगर पेशाब करने के बाद वो टॉयलेट पेपर यूज़ करता हो ना तो उस पर खून लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, उसको पेन ज़्यादा होगा, मतलब जो बड़े पेशाब की जगह है वहाँ पर उसको पेन होता है, दर्द होता है उसको। और तीसरे नंबर पे वहाँ पर उसको खारिश भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ अलामात है जो बवासीर के साथ लोगों को हो सकते हैं। अच्छा, अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि इस बंदे को हेमराइड्स यानी बवासीर का मसला है कि नहीं है। तो इसके लिए हम दो काम करते हैं। सबसे पहले जो हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं DRE। DRE का मतलब होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, कि हम बंदे को, जो भी पेशेंट होता है उसको हम किसी प्राइवेट जगह पर ले जाते हैं जहाँ कोई और ना हो, और हम इसको एक्सपोज कर देते हैं और पहले अपनी आंखों से उसका इंस्पेक्शन कर लेते हैं, मतलब उसको सिर्फ आंखों से देख लेते हैं कि इसकी मतलब उधर कोई हेमराइड्स या कोई लंप वगैरह तो नहीं बना ना, कोई अगर कोई मास बड़े पेशाब की जगह से बाहर आ रहा हो तो हमें उससे पता चल जाता है। ठीक है,
तो पहले हम इंस्पेक्शन के थ्रू देखते हैं कि इसको एक्सटर्नल हेमराइड्स तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल हमें कुछ नहीं देखा, ठीक है, तो फिर हम दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। दूसरा स्टेप उसमें ये होता है कि हम ग्लव्स पहन लेते हैं, ठीक है, और अपनी उंगली पर ज़ाइलोकेन मतलब लोकल एनेस्थेटिक लगा देते हैं और फिर उंगली को बड़े पेशाब की जगह के अंदर ले जाते हैं, ठीक है, और उससे अंदर का मुआयना कर लेते हैं और हम देख लेते हैं मतलब कि अंदर कोई हेमराइड्स बड़े तो नहीं, मतलब अंदर जो वेंस थे वो बड़े तो नहीं हुए। तो उंगली से हमें पता चल जाता है कि अंदर हेमराइड्स है या नहीं है, ठीक है। अगर इससे भी पता ना चले तो फिर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होती है, एक आला होता है जिसको हम कहते हैं प्रोक्टोस्कोप, ठीक है। तो हम उस पर थोड़ा सा ज़ाइलोकेन यानी लोकल एनेस्थेटिक लगा देते हैं और उसको बड़े पेशाब की जगह पर इंसर्ट कर देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि अंदर क्या है, तो उससे इंटरनल हेमराइड्स का आसानी से पता चल जाता है। तो इसका डायग्नोसिस का हमारे पास यही तरीकाकार होता है कि पहले हम डीआरई से पता लगा देते हैं, अगर डीआरई से न हो सके तो फिर हम प्रोक्टोस्कोपी से करते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि इसको हेमराइड्स का मसला है कि नहीं है। अच्छा, अगर किसी में हम डायग्नोस कर लेते हैं कि इसको हेमराइड्स का मसला है, तो फिर उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि हम कंजर्वेटिवली इसको मैनेज कर लें और दूसरा जो ऑप्शन होता है कि हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएं, ठीक है। तो कंजर्वेटिवली हम ऐसा करते हैं कि हम उस पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपने पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है, आपने हाई फाइबर डाइट लेना है। हाई फाइबर का मतलब ये है कि आपने मतलब सब्जियाँ ज़्यादा खानी है, आपने फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, आपने स्पोल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, और उसको जो दर्द होता हो तो उसके कंट्रोल के लिए हम उसको एनसेड रिकमेंड कर देते हैं कि आपने इसके लिए कोई दर्द की गोली लगानी है इसके साथ, ठीक है। अच्छा, उसको जो कंस्टिपेशन का मसला होता है, जो उसका पेट सख्त होता है, ठीक है, तो फिर उनको हम लैक्सेटिव देते हैं, ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जिससे उनका पेट नरम हो जाए और कंस्टिपेशन का मसला हल हो जाए, ठीक है। अच्छा, और जो और बात है कि लोकल एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि उसको दर्द अभी भी हो रहा है ना, तो उसके लिए हम उसको लोकल कार्टिकोस्टेरॉइड्स दे देते हैं और उसके साथ एक लोकल एनेस्थेटिक भी दे देते हैं कि ये दोनों आपने बड़े पेशाब की जगह पे लगा देने हैं, ताकि इससे आपके दर्द का भी आराम आ जाए और वहाँ पर जो सोजिश हुई है या जो जलन हो रही है ना, वो भी ठीक हो जाए, ठीक है। तो हम ये रिकमेंड कर देते हैं। और जो आखिरी नंबर पर जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस उसको हम कहते हैं सिट्स बाथ। सिट्स बाथ ये होता है कि हम इसको कहते हैं कि आप पानी गर्म कर दोगे और उसमें आपने साल्ट डालना है, मतलब नमक डालना है और एप्सम साल्ट, ये दोनों चीज़ें आपने उसमें डालने हैं, ठीक है। जब पानी उबल जाए तो उबालने के बाद जब नीम गर्म हो जाए तो फिर उसमें 15-20 मिनट तक बैठना है, ठीक है। और ऐसे बैठना है ताकि बड़े पेशाब की जगह पानी में आ जाए, ठीक है। ऐसे ही बैठना है और दिन में 3 से 4 दफ़ा करना है। इसी से ये कंजर्वेटिव मेजर्स है, इन पर अगर कोई बंदा अमल करेगा तो इनसे एक हफ्ते के अंदर अंदर ये ठीक हो जाते हैं और उसको आराम आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने ये सारे काम कर लिए कंजर्वेटिव, मतलब जो मैंने आपको बता दिए, और इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब इससे वो ठीक नहीं हुआ। या अगर एक बंदा है जिसने अभी इन पर अमल नहीं किया लेकिन इन बवासीर की वजह से उसका डेली लाइफ जो उसकी सोशल लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या उसकी जो स्लीप पैटर्न है उसको बिल्कुल वो भी डिस्टर्ब है, ठीक है, या इन कंजर्वेटिव मेजर के साथ वो ठीक नहीं हो रहा। अगर किसी बंदे में ये तीनों काम हो, मतलब उसका स्लीप डिस्टर्ब हो बवासीर की वजह से, या उसके जो डेली रूटीन की एक्टिविटी है वो बवासीर की वजह से नहीं कर रहा हो, या एक हफ्ते तक उसने कंजर्वेटिव इलाज कर लिया लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसको हम मेडिकली फिर मैनेज करते हैं थोड़ी एडवांस टिप्स से। तो एडवांस में जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।